हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चे। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 7th क्लास है। 7th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हमारे अतीत सेकंड हमारी बुक है और उसी में आज हम लोग आपका चैप्टर नंबर 7 का हम लोग आपका रिविजन करेंगे। क्लियर है। जनजाति, खाना बदोश और ये जो लोग हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमारा रिविजन है। क्लियर है। तो आप लोग एक बार इसको अच्छे से देख लेंगे, पढ़ेंगे, कोई डाउट रहेगा तो हम लोग बीच में पूछते चलेंगे। तो आइए हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। चलिए, खानाबदोश, जनजाति और एक जगह बसे हुए जो लोग हैं उनके समूह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो है काफी इंपॉर्टेंट हमारा अब आपका चैप्टर होने वाला है, रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए जनजातीय लोग कौन होते हैं। मैंने पहले भी आपको पढ़ाया, रिवीजन में समझाया। तो अगर हम जनजाति लोगों को बात करें, ऐसे लोग जो आपकी समाज की मूलभूत विचारधारा से हटकर आपका जंगलों में निवास करते हैं और जंगल के ही जो आपके कंद मूल फल हैं वहां पर ही रहकर अपना गुजर बसर करते हैं। क्लियर है। और उन्हीं के अनुसार आपका जीते करते हैं और उनको देखते हैं। यही क्या है हमारा, यही हमारा आपका क्या है, ध्यान देना है। यही है हमारा आपका जनजातीय व्यवस्था। भारत में बहुत सारी जनजातियां हैं और बहुत सारे राज्यों में ये पाई जाती हैं। अलग अलग जनजातियां, उनको मानने वाले, उनके तौर तरीके, उनकी भाषा, उनके खान पान, उनका रंग, रूप रंग, स्ट्रक्चर्स, उनकी विविधताएं बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से। क्लियर है। ये हमको ध्यान रखना है। तो अध्याय 2, 3 और 4 में आपने देखा है किस प्रकार राज्य का उत्थान और पतन हुआ है। उत्पटक के बीच कला, दस्तकारी, ये सब चीजों को हमने देखा है। लंबे समय तक महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन हुए हैं, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं है। कैसे हैं? हर जगह एक समान नहीं है, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज में अलग अलग तरीकों से विकसित हुए हैं। जैसे अलग अलग तरीके हैं, उसी तरह से अलग अलग रूप में ये सब चीजें क्या हुई हैं आपकी, विकसित हुई हैं। ठीक है। ऐसा क्यों है, क्यों हुआ है, ये समझना है और इसके लिए आपका महत्वपूर्ण है। उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में स्वर्ण समाज नियम अनुसार आपका विभाजन है, ये हमको देखना है। बड़े समाज का स्वीकार किया गया है, ऊंचा नीचा अमीर इन सबको रखा गया है। दिल्ली के सुल्तान और मुगलों ने श्रेणीबद्ध समाज को अधिक जटिल बनाया है, ये हमने देखा है। बड़े शहर से पड़े और जनजातीय समाज। अलबत्ता, अलबत्ता कहते हैं जैसे कि कोई हम लोग टैगलाइन यूज करते हैं, चलो देखते हैं, आइए करते हैं, वहां चलते हैं, तो ऐसे ही अलबत्ता। दूसरे तरह के समाज में भी कुछ समय मौजूद थे। भारतीय उपमहाद्वीप में कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियम और कर्म कांडों को नहीं मानते थे। तो कुछ लोग हैं जिन्होंने आपका सामाजिक ताना बाना जो है आपका ब्राह्मणों का उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। असमान वर्ग में विभाजित थे और समाज को जनजातीय भी कहा गया है। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदार के बंधन से जुड़े हुए हैं और उनकी आजीविका, स्पर्श, ये सारी चीजों को हमने इसमें देखा है। पशुपालक प्रयोग में थे। प्राय वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते थे और गतिविधियों को मूला झूला रूप रहते थे। और खाना दोस्त थे। कैसे थे? आपका खाना देश, एक जगह से दूसरी जगह घूमते करते थे। संयुक्त रूप से आपका भूमि और चारवाहों पर आपका क्या था, नियंत्रण रखते थे और खुद को नियम बनाते थे। उन आधार पर हम लोगों ने इन सबको जो है मिलजुल कर देखा है। उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों पर कई बड़ी जनजातियां फलती फूलती हैं। जंगलों, पहाड़ों और रेगिस्तानों और दुर्गम जगहों पर निवास करती हैं और कभी कभी विभिन्न जातियां विभिन्नता पर आधारित हैं। शक्तिशाली समाज का बंटवारा है, नियम है, जातियां हैं, आजादी हैं, उनको बरकरार रखा है। लेकिन जाति आधारित जनजाति समाज दोनों ही विध्वंस किस्म के हैं और एक दूसरे पर आपका निर्भर रहते हैं। टकराव और निर्भरता के संबंधों में दोनों तरह के समाज धीरे धीरे बदलने का काम किया है। कैसा है? धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं, उनकी निर्भरता हम लोग देख रहे हैं। क्लियर है। तो वो सारी निर्भरताओं को हमने इनमें देखा है। जनजातीय लोग कौन थे? अब मुझे बताइए कि जनजातीय लोग कौन थे।
तो जनजातीय लोग पढ़ने से पहले आप मुझे बताइए, थोड़ा आपको समझ आया कि सामाजिक रूप का ताना-बाना किस प्रकार बुना हुआ है? कैसे हमने देखा कि कैसे गतिविधियों जो लोग आपका ब्राह्मण व्यवस्था को जिन लोगों ने नहीं माना, जिन्होंने ब्राह्मणीय व्यवस्था का त्याग किया और अपना नया मार्ग चुना जो आपके कर्म कांड इत्यादि को मानते हैं। जनजाति लोग कौन थे? कह रहे जो आपका शेड्यूल्ड ट्राइबल थे वो लोग कौन थे? हम उन जनजातीय लोगों को आपका देखने का प्रयास करेंगे। समकालीन इतिहास और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी। कुछ अपवादों को छोड़ देते हैं तो जनजातीय लोग भी लिख के आप आपके दस्तावेज नहीं रखते हैं कि जनजातीय लोगों में क्या है, लिखित दस्तावेज आपके नहीं है। लेकिन समृद्ध रीति रिवाज और वाचक मौखिक परंपराओं को संरक्षण है। हर पीढ़ी में विरासत मिली है। इतिहासकार जनजातीय इतिहास लिखने के लिए आपके परंपराओं का जो इस्तेमाल है वो आपका रहा है। जनजातीय लोग भारत में लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। किसी भी एक जनजाति इलाके और प्रभुत्व के समय के साथ बदलता रहता है। शक्तिशाली जनजातियों का इलाका है, क्षेत्र नियंत्रण में है। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान बहुत आपका प्रभुत्वशाली थी। कहाँ पर? ये पंजाब क्षेत्र में। यही वो खोखर हैं जब वो आपका महमूद गोरी आया था और महमूद गोरी लूट कर ले जा रहा था सोमनाथ मंदिर को, तब आपका इन्होंने ही उसको लूट लिया था। यह बाद में गौखल लोग महत्वपूर्ण हो गए और मुखिया कमाल खान बहादुर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया और मुसलमान और सिंध के लोगों ने के द्वारा कर अधीन कर दिए। सबसे पहले लघान और अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यधिक क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम एक और विशाल शक्ति जनथी थे और उनका नाम था बलूच। ये लोग अलग अलग तरह के मुखिया छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय के गडरियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के दूसरी भाग थे नागा, होम और कई दूसरी आपकी जनजाति क्षेत्र भी हमको देखने के लिए मिला। ठीक, मौजूदा बिहार झारखंड के इलाकों में 13वीं 14वीं शताब्दी तक सरहद तक उदय हो चुका था। प्रसिद्ध अकबर ने सेनापति राजा मान सिंह ने 1551 में चेर लोगों पर हमला किया, उन्हें परास्त किया, लूटा और अच्छा खासा माल इकट्ठा कर लिया। लूट का अच्छा खासा, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बन पाए। औरंगजेब के समय मुगल चेरों ने लोगों ने कई इलाकों पर कब्जा किया और इसे जनजाति के अधीन बना लिया और इससे रहने में महत्वपूर्ण जनजाति मुंडा संताल थे। उड़ीसा और बंगाल में भी ये रहा करते थे। तो कहाँ रह रहे थे? जो आपका उड़ीसा और जो बंगाल वाला रीजन है, वहां पर संथाल और भील लोग रहा करते थे। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि किस प्रकार जनजातीय बनावट के रूप में हमारे सामने धीरे धीरे सामने आई है। ये वो सारी जनजाति क्षेत्र हैं जो बड़े जंगलों में रहे। जैसे ये हो गया खोकर, हो गया जो, हो गया लंगर, हो गया भील, हो गया कोल, हो गया जटवास, हो गए वेदात, हो गए। ये सब क्षेत्र ऐसे हैं जो आपके जनजातीय क्षेत्र में निवास थे। चेर, मुंडा, ओमन, संथाल, ये सारे लोग हैं जो यहाँ पर आपका रहे। इनकी प्रथाएं बड़ी अलग हैं। शिकार करने के तरीके, उनके रहने और उनके अपने भोजन के तरीके इनके बड़े एक दूसरे से अलग हैं। लेकिन इनकी डिपेंडेंसी किस पे है? जंगल, जानवर और जमीन, इन्हीं के ऊपर है। ठीक, इन्हीं के ऊपर इनकी कैसी है डिपेंडेंसी है, उसी के अनुसार इनका खाना पीना अपनी सारी चीजें क्या है, इनकी निरंतरता बनी हुई है। उन इसके अनुसार क्या है, इनका खान पान जीवन यापन सब कुछ चल रहा है। ठीक, आगे बढ़े। चलिए,
कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियां कोली, बेदार और दूसरी जनजातियां निवास करती हैं। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में रहते हैं। कुछ आपका कोरांग, बेतर, मारवा और दूसरी अन्य जातियां जो है विशाल आबादी में हैं। भील की जनजाति पश्चिम के मध्य एशिया भारत तक फैली हुई है। 16वीं शताब्दी के अंत के आते आते एक जगह बस गए। खेतिहार तक आपका जमींदार बन चुके थे। भील लोग कुशल आपका संग्राहक बने और मौजूदा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोंड, भील की तादाद में लोग आपके रहने लगे। तो देखिए किस तरह से शिकार करते हैं और शिकार के बाद किस तरह से खाना बदोश हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान आपका चीजों को लोग आते थे, घुमंतु लोग, चरवाह लोग, इनसे चीजें अपनी खरीद कर एक स्थान से आपका दूसरे स्थान जाया करते थे, आया करते थे। इन सारी जानकारी को आप इसमें से बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ठीक ठीक है ना, ये सारी जानकारी आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी कि किस तरीके से ये लोग आपका जाते हैं और जो चारवाह लोग हैं वो किस तरीके से इनका पालन पोषण या फिर जो इनका सिस्टमेटिक चीजें हैं वो किस तरीके से हो रही थी। ठीक, तो आप इनको अच्छे से देख सकते हैं, आप इनको अच्छे से बात सोच सकते हैं कि भाई कैसे कुछ क्या रहा होगा इनका। खाना बदोश और चारवाह और घुमंतु लोग कैसे रहते थे। खाना बदोश चारवाह लोग जानवरों के सहारे दूर दूर तक घूमते रहते थे। उनका जीवन दूध और पशु उत्पाद पर निर्भर था। वे खेतियार, गृहस्थ, अनाज, कपड़े आदि ही थे। घुमंतु व्यापारी की श्रृंखला भारत में बाहरी दुनिया को आपका जोड़ती थी। मेवे इकट्ठे कर कर ऊँटों पर लादा जाता था और मध्य एशिया में ऐसी वस्तु आती थी जो अन्य व्यापारी को स्थानीय बाजार तक पहुंचा देती थी। कैसे थी वो चीजें आई हैं, जैसे आप देख रहे हैं इकट्ठा कर रहे हैं, वो इकट्ठा करके वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना भेजते थे। तो सिंध वाले क्षेत्र से वहां पर आपके सूखे मेवे, अंजीर वगैरह हुआ करते थे, उनको वो कहाँ भेजते थे, उनको वो आपका भारत में भेजा करते थे। क्लियर है, ये थोड़ा सा आपको देखना होगा। जिन चीजों की जगह ऊन, घी इत्यादि का विनिमय होता है, विनिमय मतलब वस्तु का एक्सचेंज। कुछ खाना बदोश जानवर अपने सामने ढुलाई का काम भी क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह आते जाते सामान खरीद फरोख्त होती थी। बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे। उनका कारवां टांडा कहलाया है। अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों को ही नगरों में अनाज की ढुलाई के लिए किया। बादशाह ने अपने स्मरणों में लिखा है कि इलाकों में अपने यहाँ बैल में जाकर बेचते थे और इस अभियान के दौरान खानों की ढुलाई का काम किया करते थे और किसी सेना के इतने बैल अनाज ढुआ करते थे। यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में जो था ट्रेड एक से इधर से उधर हुआ करता था और जो आपको ट्रेड इसमें जो है आपको दिखाई देगा। क्लियर है, वो ट्रेड पॉइंट जो है हमको इसमें दिखाई दिया। हो गया, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। अब एक कम्युनिटी थी एक जमाने में जो आपका वस्तुओं का, सामान का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आदान प्रदान किया करती थी और उस कम्युनिटी को हम बोलते हैं बंजारे। क्या कहते हैं, बंजारे। क्लियर है, जो चीजों को मंगाते थे, कुछ चीज स्पेशल मंगानी है, कुछ करना, तो वो एक स्थान दूसरे स्थान पर जाया करते थे। 7वीं शताब्दी के आरंभ में भारत में आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने इनका वर्णन किया है। क्या कह रहे हैं, पीटर मंडी ने इनके बारे में लिखा है। कह रहे हैं कि सुबह हमारी मुलाकात मंडी में एक टांडा से हुई जिस पर 14,000 बैलों थे। सारे पशु और गेहूं चावल अनाज से लदे थे। ये बाजार लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी बच्चों के साथ लेकर चलते थे। पूरा अपना घर परिवार को लेकर चलते थे। टांडा में कई परिवार होते थे। जो टांडा थे वो कई परिवार हुआ करते थे जिनका जीने का तरीका बाहरी वाहक से मिलता जुलता था। वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। गाय बैल उन्हें अपने मापते थे और कई बार सौदागर द्वारा भिड़ जाते थे, लेकिन ज्यादातर खुद को सौदागर होते हुए अनाज यहाँ तक कि सस्ता उपलब्ध था और वह महंगा था। फिर वो चीजें लदी थी और इस जगह थी और टांडा ने 600 से 700 लोग हो सकते थे। कैसे थे, यहाँ 600 से 700 लोग।
एक दिन में 6 से 7 मील ही सफर से ज़्यादा सफर नहीं किया करते थे। ठंड का मौसम भी था। गाय बैलों को सामने उनको उतारने उनको चराने के लिए छोड़ देते थे, क्योंकि जमीन पर्याप्त थी और वहां रोकने वाला कोई नहीं था। तो अब देखिए, जब व्यापारी का जो वर्ग था उनको टांडा कहा गया, और वो अपने साथ अपना परिवार, बच्चे, गेहूं को, अनाज को लेकर वो चलते थे। 600-700 लोगों का बड़ा काफिला था। जिन स्थानों पर नहीं होते थे उन स्थानों पर जाया करते थे, उनको आपका बेचा करते थे। ठीक, तो ये एक बड़े काफिले के रूप में जो है हमको उनकी जो अब आपकी चर्चा है हमको यह देखने के लिए इसमें मिलती है। आगे बढ़े। आजकल गांव में शहर तक अनाजों से लदे ले जाने का काम कैसे होता था? बंजारों के तौर तरीके, विभिन्नता वाली चीजें हमने इसमें आपका देखी। कई पशु चारी जनजाति मवेशी और घोड़े जैसे जानवरों को पालने परोसने में और संपर उनको बेचने का काम करते थे। कुछ लोग जानवरों को पालते थे, पाल कर क्या करते थे, उन जानवरों को आपका एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया करते थे और फिर उनको बेचते थे। तो लोगों का अलग अलग काम करने के तरीके और धंधे थे। छोटे मोटे फेरी वालों को विभिन्न जातियां एक गांव से दूसरे गांव में आपका भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीजें, फूस की चटाई, मोटे वाले बाल वाले जो चीजें थी उनको बेचते थे। घुमंतू सौदागर काम करते थे। नृत्यिका, गायिका, तमाशबान भी जातियां थी जो नगरों में जाती थी, अपनी कला को दिखाती थी और उनके बदले में वो कुछ पैसा कमा कर लाती थी। अब देखिए, एक इसमें मगरमच्छ बना हुआ है जो कांस्य प्रतिमा का कुटिया कोड़ जनजाति का है। अब इन्होंने पीतल का ये मगरमच्छ बनाया। आप इसको देखिए, तो ये अलग अलग तरीके से काम के रूप में ये आपकी प्रसिद्ध हुई और अलग अलग काम के रूप में ये सारी चीजें इसमें जानी जाती। क्लियर है? तो खाना बदोश लोग कैसे होते हैं, वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते हैं, उनकी महत्वता क्या है, किस तरीके से उन्होंने व्यापार पॉइंट को डेवलप किया, टांडा क्या था, एक व्यापारी समूह थे जो अनाज को बेचते थे और कैसे वो अपना गुजर बसर या जीवन चलाया करते थे, उसकी संपूर्ण जानकारी हमको इन सब चीजों से बड़े अच्छे रूप में देखने के लिए मिलती है। चलिए, तो फिलहाल हमने इतना कुछ देख लिया है, काफी कुछ, तो इतना ही रखेंगे आज के लेक्चर में। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।